लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और डेली लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखकर भेजिए, अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। सिलसिलेवार सवाल का जवाब देना हम शुरू कर रहे हैं। सिया MKR सर, जय मूल्यवासी। मैं मनोज कुमार सर, मुगल और मुस्लिम और मुसलमान में क्या अंतर है? मुगल रेस को कहा जाता है, यानी वंश को कहा जाता है, और मुसलमान उसको कहा जाता है जिसका कुरान पर ठोस यकीन है और विश्वास है। बहुत संक्षिप्त में ये जवाब है। दुर्गेश वुके इंडिजीनियस, जय मूल्यवासी सर। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी स्वतंत्र ट्राइब है। आदिवासी के हित के लिए 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में लागू क्यों नहीं किए जा रहे हैं? संविधान को पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? संविधान के अनुसार आदिवासी हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी, मगर आजादी मिलने के बाद और संविधान लागू होने के बाद जिस तरह से ब्राह्मणों ने कांग्रेस के द्वारा देश में एकाधिकार स्थापित किया, उसकी वजह से उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो MP और MLA के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, वो चूंकि जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा जो पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी ने जबरदस्ती उपवास करके जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया था, उसकी वजह से जो जॉइंट इलेक्टोरेट आज भी लागू है आर्टिकल 330 और 332 के तहत, वो भी आज भी लोग चुनकर जा रहे हैं, क्योंकि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है ब्राह्मणों के, कांग्रेस के, बीजेपी के या ब्राह्मणों के पार्टी के। इसलिए संसद में उन पर बोलने की पाबंदी लगाई गई है। बोलने के ऊपर पाबंदी का मतलब है गुलामी। जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, उन लोगों ने SC ST OBC के लोगों को संसद में बोलने पर पाबंदी लगाई है, और वो उतना ही बोलते हैं जितना बोलने के लिए उनको अलाउ किया जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारत में संविधान लागू नहीं हो पाया। अजय रावत, जय मूल्यवासी सर। मैं अमेठी जिले से अजय रावत। क्या हमारे समाज के लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए? अगर कर लेते हैं तो क्या सर यह SC ST की सारी फैसिलिटी उन्हें मिलेगी? मार्गदर्शन करें। मैं वामसेक का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से किसी धर्म विशेष का प्रचार करने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं। वामसेक संगठन किसी धर्म विशेष का प्रचार करने के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के लोगों को, कि आप धर्म परिवर्तन करें। इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि ब्राह्मण धर्म उनके पुरखों का धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म का नाम ही आज हिंदू है और हिंदू का नाम ही ब्राह्मण धर्म है। इसलिए ब्राह्मणों की जिनको गुलामी करनी है वही लोग ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म को चिपके रह सकते हैं। जो लोग आजाद होना चाहते हैं वो लोग आजादी के लिए जरूर संघर्ष करें और ब्राह्मण धर्म के विरोध में जब तक वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक उनको आजादी मिलने वाली नहीं है। शोभना संजीव यशवंत सर, जय मूल्यवासी सर। बाबा साहब का अमूल्य अप्रकाशित साहित्य मुंबई मंत्रालय के किसी कमरे में सड़ रहा है। बाबा साहब द्वारा कितने कष्टों से लिखा हुआ साहित्य कुछ समय बाद पूरी तरह से सड़कर नष्ट हो जाएगा। बीआईएन द्वारा साहित्य को बचाने के लिए कोई आंदोलन किए गए हैं। साहित्य को पूरी तरह से कैसे बचाया जाए ताकि प्रकाशित होकर यह आंदोलनकारी साहित्य लोगों तक पहुंचे, कृपया मार्गदर्शन करें। इसके लिए भी बड़ा आंदोलन होने की जरूरत है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, सारे देश में आंदोलन होने की जरूरत है। आने वाले समय में इसके लिए भी देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। काशीराम साहब ने बामसेव के रहते 83 में DS4 का गठन किया था। सर, DS4 का उद्देश्य क्या था, कृपया मार्गदर्शन करें। काशीराम जी ने ऑपरेस इंडियन नाम के मैगजीन में लिखा था, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन, यानी आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। क्योंकि DS4 का लंबा अर्थ ये था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। मनसुख मारवाड़ा सिंगर, बौद्ध धर्म को आरक्षण मिलता है। जो बौद्ध धर्म के लोग SC और BC से कन्वर्टेड है या किसी भी SC ST OBC से कन्वर्टेड है, अगर वो बौद्ध धर्म में है तो उन लोगों को आरक्षण मिलता है, ऐसे आदेश निकाले गए हैं। राजमोहन, हम जाति विहीन समाज की रचना चाहते हैं, लेकिन रोटी बेटी रिश्ता कब बनेगा? ब्राह्मण धर्म को नष्ट किए बगैर रोटी बेटी का व्यवहार सहज रूप से समाज में प्रस्तावित नहीं हो सकता, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। उसको आप पढ़ लीजिए। सोमवीर सिंह, जय मूल्यवासी सर। मेरा नाम सोमवीर सिंह है। हम लेक्चरर एग्रीकल्चर में हैं। सर, हम बामसेप आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। हम किस तरह से आंदोलन से जुड़ सकते हैं, मार्गदर्शन करें। सोमवीर जी, आप कौन से जिले में हैं, उस जिले में बामसेप के लोग कौन है उसका पता करें। अगर आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड का प्रभारी या उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन है उसका नंबर हम लोगों ने घोषित किया है। मैं डेली जो हमारे सवाल जवाब होते हैं उसमें ये नंबर घोषित करने के लिए हमारे लोगों को कह चुका हूं और दोबारा उनको निर्देश दे रहा हूं कि वो डेली टेलीफोन नंबर हमारे स्टेज के पूर्णकालीन प्रभारियों का लिखे ताकि लोगों को उनसे संपर्क करने का अवसर मिले। रमेश बरवा, जय मूल्यवासी सर। क्या बामसेप सरकारी कर्मचारियों का ही संगठन है? यदि हाँ तो बामसेप ईवीएम का विरोध पूरी ईमानदारी से कैसे कर सकता है? क्योंकि भारत देश में तो चुनाव आयोग चुनाव में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का ही उपयोग करता है और बीजेपी कोई भी कानूनी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध नहीं बनाना चाहता, बल्कि जो कानून है उसे भी कमजोर कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कभी ईवीएम के विरोध का समर्थन करेंगे? और बामसेप ने कभी सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता संबंधित कार्य क्यों नहीं किया?
मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही कि बीजेपी की तरह ही वामसेप भी सरकारी यंत्रणा की ही देन है, जिसे बाद में चुनाव लड़ाकर सरकारी कर्मचारी सत्ता हासिल कर लेंगे। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैंने ईवीएम के विरोध में 2016 में केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। 24 अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में और पेपर ट्रेल मशीन के समर्थन में मेरे फेवर में निर्णय दिया था। इसलिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम इसका विरोध कर सकते हैं। परेश गलसर बौद्ध। भारत देश आजाद नहीं हुआ और नहीं SC ST OBC, इसके कोई एविडेंस है आपके पास? दूसरा देश में हिंदू धर्म है ही नहीं, वह SC ST OBC पे थोपा गया है। उसका भी कोई एविडेंस है तो कृपया साबित करें, हम जानना चाहते हैं। परेश गलसर जी, यूट्यूब पर आजादी का आंदोलन नहीं था। SC ST OBC के गुलामी का और ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। ये मेरा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक का लंबा स्पीच अवेलेबल है। आप विस्तार से सारा का सारा स्पीच सुन लीजिए तो आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। उन्नति वहाने। सर जय मूल्यवासी, मैं DD वहाने अमरावती। मेरा सवाल है कि वास्को द गामा इन्होंने भारत की खोज की, ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाता है? अगर खोज की है तो खोज करने से पहले क्या भारत देश भारत नहीं था? इसके बारे में बताइए। तो एक होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है जो है मगर लोगों को पता नहीं है। मान लो अमेरिका में रहने वाला या इंग्लैंड में रहने वाला वास्को द गामा, अगर उसको दुनिया में कोई भारत देश है अगर ये पता नहीं है तो उसको अंग्रेजी में डिस्कवर करना बोलते हैं। तो उन्होंने केवल डिस्कवर कहा है कि दुनिया में भारत था ही नहीं, ऐसा नहीं कहा है। ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दूर कर लीजिए। दिनेश सिंह जय मूल्यवासी। सर, सरकारी कर्मचारियों का अलग अलग यूनियन काम करते आ रहे हैं। SC ST और OBC का अलग अलग यूनियन है, खासकर रेलवे में। क्या सर, क्या वामसेप बहुजन यूनियन का एकीकरण करने का पहल कर रहा है? पूरी तरह से आप अपना इस संबंध में कोई आपके पास प्रस्ताव है तो भेजिए, उस दिशा में हम कोशिश करेंगे। राहुल कुमार चौधरी। सर जय मूल्यवासी, क्या लॉकडाउन से जो अर्थव्यवस्था घटेगी उसके परिणाम स्वरूप हवाला देकर नरेंद्र मोदी सरकार बिना चुनाव के ही निर्विवाद सत्ता में रह सकती है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता। 2024 में बाकायदा चुनाव होगा। यादराम योगी। सर, कोटा से छात्रों को लाया जा रहा है, क्या मजदूरों को नहीं पहुंचाया जा सकता है? अगर निश्चित रूप से ये भेदभाव की बात है। अगर ऊंचे जाति के बच्चे कोटा में वहां ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग लेने के लिए जा रहे हैं, और उनके बच्चों के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बसों का इंतजाम कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को ही नहीं, सारे देश की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर जहां जहां भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालकर अपने अपने प्रदेश में जरूर भेजने का काम करना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से भेदभाव की बात है, और हम लोग भी इसके लिए कोई आंदोलन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में विचार कर रहे हैं। कोमल माने। सर जय मूल्यवासी, हंगेरी इस देश में जैसे कोरोना के आड़ में बिना इलेक्शन प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाकर लोकतंत्र की हत्या की गई, वैसे ही भारत में होने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्या रणनीति होगी? देशव्यापी आंदोलन करेंगे और उसके लिए लगातार
आंदोलन की तैयारी करने का काम जारी है। राजा नाइक, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, इस डॉक्टर अंबेडकर के किताब के बारे में आरएसएस के पापजन्य और संघी लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिमों के विरोध में थे। जब बाबा साहब अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम का किताब लिखा था, तब संघी लोगों ने ही इस किताब का विरोध किया था और बाबा साहब अंबेडकर को देशद्रोही कहा था। उस समय आरएसएस के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर देशद्रोही थे, तो अभी वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गए? ये एक बात है। दूसरी बात, पार्टीशन ऑफ इंडिया की किताब बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 के आसपास लिखी। जब 1940 के और 45 के आसपास लिखी, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार मुस्लिम लोगों के समर्थन में है, और अगर वो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार मुस्लिम लोगों के विरोध में है, और यदि बाबा साहब अंबेडकर मुस्लिम विरोधी थे तो वो फंडामेंटल राइट उन्होंने क्यों लिखे? और अगर लिखे तो ये सिद्ध होता है कि बाबा साहब अंबेडकर मुस्लिम विरोधी थे। ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। आरएसएस के लोग आजकल मीडिया में मुसलमानों के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। जब बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने ही ऐसे परिस्थिति का सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला किया और बहुत ज्यादा विरोध किया। इसकी वजह से सारे देश भर में मुस्लिम और एससी एसटी ओबीसी के बीच में ज्यादा भाईचारा बन रहा है और वो लोगों का इत्तेहाद और एकता कायम हो रही है। इस एकता को और भाईचारे को तोड़ने के लिए आरएसएस के लोग इस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बात सिद्ध होती है। इसलिए इस प्रोपेगेंडे से तमाम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अक्षय कुमार जी, सर जी, जय मूल निवासी, बहुजन क्रांति मोर्चा के आजादी के आंदोलन का प्रचार करने हेतु हर गांव की घरों की दीवार पर जय मूल निवासी ब्राह्मण विदेशी भारतीयों का नारा है, भारत देश हमारा है, डीएनए से ब्राह्मण विदेशी है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ऐसे स्लोगन लिखना संवैधानिक है क्या? कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? अक्षय कुमार जी, सचिवालय को आप प्रस्ताव के रूप में भेजिए तो संगठन का अधिकृत लेटर बनाकर आपको भेजा जाएगा और उस संबंध में सारे देश के लोगों को भी बताया जाएगा। रोशन चराटे, सर जय मूल निवासी, जब हम ब्राह्मणों को यूरेशियन कहते हैं तो ब्राह्मण भी हमें अफ्रीकी कहते हैं, तो इस पर हम क्या प्रतिक्रिया करें? कृपया मार्गदर्शन करें। चराटे जी, आप बहुत भोले शंकर लगते हो, तो भोले शंकर होना अच्छा नहीं है। जो ब्राह्मण आपको अफ्रीकी कहते हैं उनको कहिए कि चलो ठीक है, इसका डीएनए घोषित कर दीजिए। हम तो उनको नहीं कह रहे विदेशी, डीएनए के अनुसार वो विदेशी साबित हो गए हैं, यूरेशियन साबित हो गए हैं। और डीएनए बायोटेक्नोलॉजी का, मेडिकल साइंस का रिसर्च है, और अगर ऐसा कोई रिसर्च एससी एसटी ओबीसी के बारे में सारे देश के लिए
आया हुआ है तो घोषित कर दीजिए। ऐसा आपको सोचना चाहिए। आपको भोले शंकर बनने की जरूरत नहीं है। भारत सिंह लूनीवाल, राजस्थान में दलितों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन पर कैसे अंकुश लगाया जाए? भारत सिंह लूनीवाल, भारत सिंह जी, अत्याचार और अन्याय कमजोर लोगों पर होता है। संगठन राष्ट्रीय स्तर का बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। राजस्थान में हर गांव का संगठन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा बना दीजिए। ये अन्याय अत्याचार अपने ही बल पर रोकना संभव होगा। ऐसा कर लीजिए। मुकेश कांडे, सर अगर मैं जनगणना में बौद्ध धर्म लिखूं तो मेरा आरक्षण समाप्त हो गया क्या? होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं कि उनको मिलेगा। प्रीत जस, सर जी जो ईवीएम के अगेंस्ट प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है? आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? इसके पहले भी मैं जवाब दे चुका हूं कि ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के द्वारा डाली गई केस, अभी हियरिंग 18 मार्च को होने वाला था, क्योंकि कोर्ट बंद कर दिए गए हैं और इसलिए ये कोरोना का मामला जब तक खत्म नहीं होता और डे टू डे हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठती है तब तक इसके बारे में प्रोग्रेस नहीं बताया जा सकता। दूसरा, 2019 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के बारे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस तैयारी करके रखा हुआ है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और जो हो रहे हैं वो केवल ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारी केस जो है वो बड़ी केस है। इस संदर्भ में हम लोग उसके कई सारे सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और जल्दी ही ये केस कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। बालाजी कामड़े वामसे राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, सर एक मुसलमान भाई सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा है, शायद वो ब्राह्मणों के संपर्क में हो या फिर आरएसएस के कहने पर हो। वो संविधान का हवाला देकर ये कह रहा है कि मैं तो मानता था कि संविधान तो ब्राह्मण और बनिया ने लिखा है, मगर मुझे अभी पता चला है कि संविधान निर्माता बाबा साहब है। अगर संविधान बाबा साहब ने लिखा है तो बाबा साहब ने आर्टिकल 44, 48, 142, 338 एंड 341 के द्वारा मुसलमान और ईसाइयों के साथ भेदभाव क्यों किया गया? उसका कहना है कि आर्टिकल 338 और 341 ये आर्टिकल 40 और 15 के विरोध में लिखे गए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में जो जजमेंट दिया है वो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत दिए गए हैं, अधिकार का प्रयोग करके दिया है। उस वक्त तो बीजेपी थी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे गुमराह करने वाले सवाल और जानकारी देकर ये मुसलमान भाई आम मुसलमान लोगों को बाबा साहब और संविधान के विरोध में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है, क्या ऊपर निर्देशित संविधान में लिखे गए आर्टिकल ऐसा भेदभाव करते हैं? सबसे अहम बात यह है कि लिखे गए आर्टिकल भेदभाव करते हैं या नहीं है, ये मुद्दा या ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जब 25 नवंबर 1947 को या 48 को या 49 को जब संविधान सभा सुपुर्द करने के दौरान भाषण दिया था तो उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत सारी बातों से संविधान में लिखी हुई सहमत नहीं हूं, मगर ऐसी बहुत सारी बातों से जिससे मैं सहमत नहीं हूं वो संविधान सभा ने बहुमत के द्वारा पास किए गए आर्टिकल है। ऐसा संविधान सभा में ही
संविधान सुपुर्द करने के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है, वाचन अवेलेबल है, पढ़ लिया जाए तो सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाते हैं। क्या इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि आरएसएस और विदेशी ब्राह्मण वामशिव के आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए बड़ी संख्या में जो मुसलमान वामशिव के साथ जुड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए ऐसी साजिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं। इससे मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। और जो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं वो दो प्रकार के मुसलमान हो सकते हैं। या तो मुसलमानों का जो संगठन आरएसएस ने बनाया, उस आरएसएस के संगठन में काम करने वाले मुसलमानों को आरएसएस ने इस काम पर लगाया गया होगा। और दूसरा, ऐसे मुसलमान हो सकते हैं जो इनोसेंट है और जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से वो इसका विरोध कर रहे होंगे। तीसरे प्रकार के भी मुसलमान हो सकते हैं, वो ये कि वो इसके बारे में हम लोगों से जानकारी चाहते होंगे, तो मैं लगातार इसके बारे में जानकारी देते रहने का कार्य कर रहा हूं। अनूप सिंह धाकड़, सर जी ओबीसी को पुनः पैक्ट पार्टी लेवल पर कैसे लागू किया है, इसको विस्तार से बताएं। अमेरिका में 2 बार चुनाव होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी और फाइनल। तो अमेरिका में अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है और सीनेट का चुनाव लड़ना है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए उनको पार्टी के द्वारा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या पार्टी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो उनको टिकट नहीं देता है। जो वोटर है उनको वोटर्स के पास जाना पड़ता है और वोटर में प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। अगर मान लो 4 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे उसको अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। उसको जब ये अधिकार मिलता है तो दोबारा चुनाव होता है फाइनल का। इसलिए अमेरिका में प्रेसिडेंट का और सीनेट का प्राइमरी और फाइनल 2 बार चुनाव होता है। इंडिया में एक ही बार चुनाव होता है। और एक ही बार किसका चुनाव होता है? पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है, अगर वो ब्राह्मण है तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी के कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देता है। अब जिसको नॉमिनेट कर देता है वही आदमी चुनाव लड़ेगा। मान लो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो आदमी कांग्रेस बीजेपी में अपने लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता है, ईमानदार है, उसको पार्टी के जो हेड है वो उनको टिकट नहीं देते हैं। जो गद्दारी करने वाला है, धोखाधड़ी करने वाला है, जो पार्लियामेंट में चुप रहने वाला है, हाजी हाजी करने वाला है, अपने ही लोगों के विरोध में कुत्तों की तरह भौंकने वाला है, तो उनको पार्टी के लेवल पर टिकट दिया जाता है और पार्टी उनको चुनकर लाती है। इसको कहते हैं पार्टी लेवल पर कैंडिडेट को नॉमिनेट करना। यही बात पुनः पैक्ट में होती है। मगर पुनः पैक्ट में कानूनन ऐसे होता है, ओबीसी के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए पार्टी के लोग पुनः पैक्ट के सिद्धांत के आधार पर ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं। जिसको नॉमिनेट करते हैं वही चुनकर आता है। तो इसीलिए वो चुना हुआ प्रतिनिधि मानने के बजाय वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और जो ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, वो ब्राह्मणों के प्रति निष्ठावान होता है, समाज के प्रति निष्ठावान नहीं होता है। ये संकट है, इसको समझना जरूरी है। विपिन कुमार, सर जय भीम, आपके संगठन के साथ जुड़ने का क्या तरीका है? झारखंड के साहिबगंज जिले से हूं। यहाँ पर ऑफिस कहाँ है, इसका हेड कौन है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर है? अगर आपके पास हो तो बताइए। ये जो सवाल जवाब चल रहा है, इस सवाल जवाब में प्रदेश के जो प्रभारी होल टाइमर हैं उन लोगों के नंबर घोषित किए जा रहे हैं और उन नंबर को आप ले लीजिए, उनसे कांटेक्ट करिए।
और जो ये दिखाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी निर्देश दिया जाता है कि हर बार वो नंबर, टेलीफोन नंबर घोषित किए जाए। अजीत भारती। माननीय वामन मेश्राम साहब, भारत में सफाई का कार्य करने वाला समुदाय 29 उपजातियों जैसे मेहतर, भंगी, हेला, डोम, डोमार, चोड़ा, चांडाल व अन्य नामों से जाने जाते हैं, जिनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है तथा एक दूसरे को छोटा और बड़ा मानते हैं। सफाई कामगार समाज में फूले शव अम्बेडकर विचारधारा की जागृति लाने के लिए क्या 29 उपजातियों में बांटे हुए लोगों को जगाने के लिए एक नाम की पहचान दिया जा सकता है? यदि एक नाम की पहचान दिया जा सकता है तो वह कौन सा नाम है? नाम की पहचान दी जा सकती है तो अन्य कौन सा रास्ता है जिससे इस समाज को संगठित रूप से जगाने और जोड़ने का कार्य हो सकता है? कृपया बताएं। जय भीम, जय मूल निवासी। अजीत भारती, सामाजिक कार्यकर्ता, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हम लोगों ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने इन सभी लोगों को शेड्यूल कास्ट अंग्रेजी में संविधान का नाम दिया है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट कहा जा सकता है। एक्सट्रीम का मतलब है अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जातियां, अत्यंत एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, इस नाम से इनको कहा जा सकता है। और ऐसा कहने से ये शेड्यूल कास्ट की जो ओरिजिनल कानून है उसके साथ भी जुड़ा रह सकता है, कानूनी रूप से कोई समस्या नहीं आ सकती है। बैजनाथ मौर्य, जय मूल निवासी सर। मैं बैजनाथ मौर्य, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। सर, मेरा सवाल है, सेक्युलरिज्म शब्द और वामपंथी शब्द के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये आरएसएस वाली इस शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं हम मूल निवासियों पर, इसके बारे में सर मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो जो आरएसएस के लोग हैं और वामपंथी लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये सारे के सारे संगठन ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। इससे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और लोगों को सतर्क करना चाहिए। दिलीप कुमार कोरा, सर जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। सर, why you do not establish a chain education system like RSS? They running a educational program from primary school to university. They running this educational program under the banner of Saraswati Shishu Mandir. Adivasi community teached under the banner of Vanvasi Kalyan Ashram. I request you to kindly guide Mul Nivasi students from the capturing of RSS. आप अपना डिटेल प्रस्ताव सचिवालय को भेजिए, उसके बाद आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। रईस इनामदार, जय मूल निवासी सर। 30 साल पहले बस स्टैंड के अंदर बड़े अक्षरों में बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ऐसा लिखा होता था, अभी क्यों नहीं है? अभी नहीं है। इसके बारे में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको पूछा जाना चाहिए कि वो उन्होंने लिखना क्यों बंद कर दिया। जय मूल निवासी सर, मेरा प्रश्न है कि क्या SC/ST की तरह OBC के लोगों को भी रिजर्वेशन 32 में ही मिल सकता था, जबकि काका कालेलकर कमीशन को लागू नहीं होने दिया और मंडल कमीशन भी सही प्रकार से लागू नहीं हुआ, जबकि ये 80 में लागू होने के बजाय 93 में लागू हुआ, वो भी अधूरा ही लागू हुआ। OBC के लोगों के लिए क्या किया जाए ताकि इनको भी पॉपुलेशन के अनुपात में रिजर्वेशन मिले? 1932 में OBC के लोगों को भी अधिकार मिल सकता था, मगर उस समय OBC के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर की तरह अपनी इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, गांधी जी का और ब्राह्मणों का साथ दिया। इस वजह से वो संकट में फंसे उस समय, और बाद में भी वो गांधी और ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए होने की वजह से उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। जब तक वो ब्राह्मणवाद के जाल से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन नहीं चलाएंगे, तब तक उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। तब तक उनको संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है
तो रिजर्वेशन मिल सकता है। इसके लिए आने वाले समय में हम लड़ाई लड़ेंगे। ईश्वर चंद्र वर्मा बौद्ध। सर जय मूल्यवासी, मनुस्मृति दहन के दौरान सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण थे या कायस्थ, उसके बारे में कुछ बताएं। सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 पेज 24 पर मिस्टर GN सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण लिखा हुआ है, किंतु कुछ लोग उन्हें कायस्थ बताते हैं, सत्य क्या है? कृपया बताएं। ईश्वर चंद्र वर्मा, जिला महासचिव बामसे, भरदोई, उत्तर प्रदेश। ये जो पेज नंबर 24 पर लिखा है, ये बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ है या उस वॉल्यूम के बारे में किसी थर्ड आदमी ने लिखा हुआ है? उसके बारे में हमें अगले सवाल जवाब के सत्र में लिखकर भेजिए, आपका जवाब देंगे। जय मूल्यवासी सर। S बाविस्कर। मेरा नाम श्याम बाविस्कर, सूरत गुजरात। बुद्धा के संघ में ब्राह्मणों के घुसपैठ के वजह से बुद्धिज्म 4 भागों में डिवाइड हुआ था। तो 4 भागों में से बाबा साहब कौन से भाग को रेफर करते थे, या इन चारों भागों में से रियल बुद्धिज्म कौन सा है? प्लीज मार्गदर्शन करें। बुद्धिज्म को 4 हिस्सों में ब्राह्मणों ने बांटा, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा के जो ओरिजिनल वचन है, उन ओरिजिनल वचनों के अंदर जो बुद्धिज्म मिलता है उसको उन्होंने स्वीकार करने का निर्णय किया, और इसका डॉक्यूमेंटेशन बुद्धा एंड हिज धम्मा में करके रखा हुआ है, उसे आप पढ़ लीजिए। आफ्ताब सिद्दीकी। जय मूल्यवासी सर। मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी है। सर हम बामसेप आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, हम किस तरह से आंदोलन से जुड़ सकते हैं, मार्गदर्शन करें। आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के स्टेट प्रभारी होंगे, उनका टेलीफोन नंबर हम लोग घोषित कर रहे हैं, उस टेलीफोन पर संपर्क करिए, और उस टेलीफोन पर संपर्क करके जिस जिले में आप रहने वाले हैं उस जिले के लोगों का एड्रेस, टेलीफोन नंबर लीजिए, उनसे संपर्क करिए। इस तरह से आप जुड़ सकते हैं, ये उपाय है। जितने सवाल पूछे गए थे सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में इसी तरह से आप लगातार सवाल पूछते जाइए, आपके जवाब लगातार देते रहेंगे। कम से कम ये कार्यक्रम 3 मई तक जरूर चलता रहेगा। अगर लॉकडाउन आगे भी चलता रहा तो ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।